बात करेंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से। वो जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, गुड मॉर्निंग। संजय जी, एक गुड स्पेस मॉर्निंग। जिसको आप कई सालों से ट्रैक करते आ रहे हैं, आईटी, इसमें आज मल्टी ईयर लो लगा है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में। और एक सवाल अब लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? आप कैसे देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर? बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर यहाँ से बाहर निकलिए और दूर रहिए, क्या भी होगा? तो अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और आज का माहौल आईटी को लेके बहुत ही डार्क है, इसलिए इस संदर्भ में अगर मैं कुछ भी आईटी के बारे में बुलिश कहूंगा तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। मेरा खुद का मानना है कि आईटी का जो प्रोस्पेक्ट है वो 3 फेज में बांटा जा सकता है। पहला फेज वो था जब एआई के आगमन के साथ आईटी सेक्टर को डीरेट कर दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डीरेट किया गया क्योंकि हम लोगों ने अर्निंग में कोई डिक्लाइन नहीं देखा, बट प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी नीचे ला दिया गया। अब हम सेकंड फेज़ में हैं, जहाँ हम ये रिकंसाइल कर रहे हैं कि क्या आईटी क्षेत्र जो है वो एआई के कारण डेवास्टेट हो जाएगा, या एआई भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए कोई नया अपॉर्च्युनिटी पैदा करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सेंचर का जिस तरह का आउटलुक आया, वो मैं समझता हूँ कि ये सब इस अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बट ये सेकंड फेज, अनुज, मैं मानता हूँ ये वो फेज है जहाँ पर हमें इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या आईटी सेक्टर की कंपनीज के पैट प्रॉफिट जो हैं, क्या वो एआई के कारण कम हो रहे हैं? क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि एआई के कारण जो टॉप लाइन है उस पे ज़रूर गिरावट आएगी, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड करेंगे और आईटी क्षेत्र की जो प्रॉफिट्स हैं, वो हो सकता है कि आगे जाकर सुधर जाएँगे। लेकिन जब तक उस पे क्लैरिटी नहीं आता है, तब तक री-रेट होने की संभावना नहीं है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, गिरावट के बाद जो ये एक्सटेंडेड फेज़ है, इसमें इस तरह के अनाउंसमेंट के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। लेकिन जो तीसरा फेज़ है, मैं समझता हूँ कि जब प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखेगी, तब दोबारा इस सेक्टर की री-रेटिंग होगी। हमें इस सेक्टर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी विश्वास बना के रखें। आईटी स्पेस पर व्यू हो गए। संजय जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ सर। अच्छा, ये तो आईटी स्पेस की हमने चर्चा कर ली। ओवरऑल मार्केट पर आपसे पूछूं, आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी है सर, जबकि शांति समझौता हो चुका है, हॉर्मुज़ के रास्ते खुल चुके हैं। इनफैक्ट जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर भी ब्रेंट 80 के आसपास जाता हुआ उसका एक इम्पैक्ट। तो ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? देखिए, जो ईरान यूएस की कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिजोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सेंटिमेंटली मार्केट के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक तौर पे देखेंगे तो जो रुपी के डिप्रिसिएशन का दौर खत्म हुआ और जिस तरह से फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड होने की संभावना है, वो हमारे ख्याल से धीरे धीरे रुपी को दोबारा 92 या उसके भी बिलो लेवल्स तक ले जा सकती है। मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो फ्लोज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये आज हम पूरी तरह से इस बात को सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मॉनसून की डेफिशिएंसी पहले 10% तक की मानी जा रही थी, अ, अब जिस तरह के डिले हो रही है और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये डेफिशिएंसी 10% से भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए और फिर इसका इम्प्लीकेशन कैस्केडिंग होगा, कंजम्पशन पे होगा, और हो सकता है कि सरकार की रेवेन्यूज़ पर भी हो, क्योंकि उनको सरकार को शायद हो सकता है कि फ्रंट एंड पे जाकर सपोर्ट करना पड़े कुछ सेक्टर्स को। तो मेरे ख्याल से ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें ये डर पैदा हो रहा है कि क्या भारत में क्रूड के दाम नीचे आने के बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी और फिर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जब पहली बारिश की छींटें देश में सब जगह फैलेंगी और थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि डेफिशिएंसी जो है वो रीजनल कितनी है और क्या वो टाइम वाइज स्पेस्ड आउट ठीक से है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, जिन रीजन्स को अच्छा रेनफॉल मिलना चाहिए, यानी कि जो एग्रेरियन क्षेत्र हैं या जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या वहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल मिल रहा है, इवन दो एग्रीगेट स्टैटिस्टिकली रेनफॉल कम हो। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो चूंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, हमारे ख्याल से ये ओवरहैंग हमारे बाजार पर बना रहेगा।
ओके, ये ओवरहैंग बाजार पर बना रहेगा। इस समय फिर आप पोर्टफोलियो में अगर फ्रेश एडिशन करें और अगर फ्रेश कैश आए तो सबसे फेवरेट स्पेसेस आपकी क्या होंगी फिर? अनुज, मेरा अपना जो सबसे बड़ा फेवरेट है वो है इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का स्पेस। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें दो तीन सेक्टर से इसको टेलविंड्स मिलेगा। एक तो है जिस तरह से भारत पावर सेक्टर में निवेश करने जा रहा है, उसके कारण ना सिर्फ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो वो एक क्षेत्र है। दूसरा, बिलेटेड ही सही, काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ ने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम शुरू कर दिया है। तो वो भी एक टेलविंड है जो इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट सेक्टर जो है वो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स बताया आपने, काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए भी हैं। संजय जी, न्यू एज स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या होगा? नायका का हमने वो देखा, लक्ष्य देखा रेवेन्यू का, काफ़ी इन्वेस्टर डे में काफ़ी अच्छे नंबर सामने आए हैं यहाँ पर, और साथ ही इटर्नल, स्विगी, क्विक कॉमर्स स्पेस, अगर इन सारे स्टॉक्स की बात कर ले, क्या व्यू बन रहा है सर? मेरे ख्याल से देखिए, ये सेक्टर जो है अब ये पोर्टफोलियो में काफ़ी रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज। यानी कि अब आप वयस्क हो गए, अडल्ट होने के नज़दीक आ रहे हैं। तो ये जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, वो फ़ेज़ अब कभी करीब-करीब लगता है इनका पूरा हुआ, जहाँ पर ये कैपिटल कंज़्यूम कर रहे थे और बहुत बड़ी लॉसेस बना रहे थे। अब ये एबिटा लेवल पर पॉजिटिव होने के कगार पे हैं, कुछ कंपनीज़ तो ऑलरेडी हो गई हैं। मेरे ख्याल से ये जो फ़ेज़ है, ये अनलॉक करेगा एक अपॉर्च्युनिटी न्यू एज कंपनीज़ में, जहाँ पर ना सिर्फ़ एक्जिस्टिंग न्यू एज कंपनीज़ को नए दृष्टि से देखा जाएगा, जो नई कंपनीज़ आई हैं, उनमें भी भले ही आज के लॉसेस हैं, लेकिन जब हमें एक्जिस्टिंग कंपनीज़ की ट्रैजेक्टरी जो रही है लॉस से एबिटा पॉजिटिव की तरफ जाने की, वो एक कम से कम एक टेम्पलेट तो बना के दे रही है, जो हम नई कंपनीज़ को भी इवैल्यूएट कर पाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये एक रेलेवेंट सेक्टर है पोर्टफोलियो के लिए। ओके, मीनवाइल अब मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है और एक सेंस बन रही है कि थोड़ा सा मार्केट कोशिश कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्केट ब्रेड्थ और स्मॉल कैप। निफ्टी अब डे हाई पर आ गया है, 24,000 क्रॉस कर रहा है अब 23,938 का लो लगाने के बाद। स्मॉल कैप कंफर्टेबली ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार ज़रा, वापस लाइन क्रॉस कर रही है। और एक बार भारती रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। भारती बहुत समय के बाद अब क्रॉस कर रहा है 1900 का लेवल। भारती एयरटेल, और उसको रखिएगा स्क्रीन पर एक बार ज़रा। तो यहाँ पर अच्छा मूव हुआ। संजय जी, एनएससी के आईपीओ को आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट स्पेस, जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं? तो अनुज, टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 2020 में करीब 4 करोड़ थे, अब वो बढ़ के 23 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ये आपको दर्शा रहा है कि भारत में एक इक्विटी कल्चर जो है वो काफ़ी ज़ोर से फैला है, एंड इट इज़ नाउ हियर टू स्टे। दूसरा, जिस तरह का फ्लोज़ हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि अब रिस्क के प्रति लोगों का जो एटीट्यूड था वो बदल गया है। मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट की अपॉर्चुनिटी जो है वो एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है, जो कि मल्टी ईयर प्ले करेगी। और इसमें चूंकि सिर्फ अभी हमारे पास दो ही मेजर प्लेयर्स थे, एमसीएक्स और बीएससी, जो कि अलग अलग सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे बड़े प्लेयर का इसमें आना मेरे ख्याल से इस सेक्टर में और भी डेप्थ पैदा करेगा, और रिलेटिव वैल्यूएशन को भी एस्टैब्लिश करने में हमें अब सुविधा होगी। ओके, संजय जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने समय समय पर बाजार को मजबूती दी है, आप लोग का हाउस व्यू क्या बन रहा है फार्मा, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर स्पेसेस को लेकर? तो श्रेयस जी, मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटल का स्पेस जो है वो भी एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव प्ले है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर कि अगर आप देखें तो राइजिंग इनकम लेवल का रिफ्लेक्शन हमें दो तीन चीज़ों में तो दिखता है ना। सबसे पहला कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, दूसरा एजुकेशन में, और तीसरा हेल्थ केयर में। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जिस तरह से अपनी बेड की कैपेसिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल जिस तरह से अवेलेबल रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड में उन्नति देख रहे हैं, वो अगर इन्फ्लेशन के दर से अगर आगे बढ़ती है
तो भी अपने आप में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। सो समय-समय पे ये जो बाज़ार की रियलिटी है, ओवर वैल्यूएशन होगा, फिर थोड़ा समय कंसोलिडेशन का होगा, फिर उसके बाद दोबारा रीवैल्यूएट करेगा मार्केट। मेरे ख्याल से इस तरह का फेज़ भले बना रहे, लेकिन स्ट्रक्चरली ये एक वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर है बाज़ार में। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमें आगे बढ़ते हैं और